हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे सिनॉप्सिस के पार्ट 2 पे चल रहे हैं, जिसमें हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स का सिनॉप्सिस देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सिनॉप्सिस देख लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन वाला पार्ट कवर कर लेंगे हमारे सिनॉप्सिस में। ऐसे हमारे रोटेशनल डायनेमिक्स का शॉर्ट में सिनॉप्सिस, थ्योरी सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, PYQs करेंगे, क्योंकि सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो हैं टेक्स्ट बुक के वो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखे हैं। वो प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा मैं, ताकि आपको पूरा सीक्वेंस में मिल जाए, ठीक है ना। चलिए आइए, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, रोटेशन डायनेमिक्स के रोटेशन मोशन वाले पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना है। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान भाषा में उसका मतलब होता है, अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसको रोकने में कितनी दिक्कत होने वाली है, और अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको घुमाने में कितनी दिक्कत होने वाली है। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान भाषा में क्या है, घुमाने में दिक्कत, और अगर घूम रहा है तो रोकने में दिक्कत, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अगर फॉर्मल डेफिनेशन, बुक का डेफिनेशन अगर हम लोग देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल इन स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसका डेफिनेशन मिल जाता है। बता देता हूँ मैं आपको, थ्योरेटिकल बुक इस डेफिनेशन तक का यही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक बॉडी है, इसको हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। उसके बाद ये m1 मास का पार्टिकल R1 डिस्टेंस पे है, m2 मास का पार्टिकल R2 डिस्टेंस पे है, mn मास का पार्टिकल Rn डिस्टेंस पे है। अगर मुझे क्या करना है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, m1 R1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा m2 R2 स्क्वायर। अब तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, mn Rn स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मेट है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 अलग अलग केसेस में उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। I इज इक्वल टू mr स्क्वायर लगेगा फॉर अ सिंगल पार्टिकल। अगर सिंगल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका अगर अपने को क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो मूव कर रहा है। I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। ये कब यूज होगा, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर डिस्क्रीट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे स्टार्स का सिस्टम होता है, वो डिस्क्रीट है, वो कंटिन्यूस बॉडी नहीं है। तो अगर वैसे सिस्टम के लिए निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अपने पास, r स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। ये फॉर कंटिन्यूस बॉडी के लिए है, फॉर कंटिन्यूस बॉडी के लिए अपने पास क्या है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। ये अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको मैंने बता दिया है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन CET, नीट और JEE के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। फॉर्मूले याद करिए, मतलब उसका समझिए। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना कवर हो गया। इसके बाद अपने को क्या करना है, अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालना है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं, हाफ इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे क्या है, अगर कोई बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, रोटेटिंग बॉडी पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। टाउ क्या है, इसके अंदर टॉर्क है, I क्या है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? कोई बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उस पर टॉर्क लग रहा है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से अगर वो रोटेट कर रही है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या लगेगा, I अल्फा लगेगा। समझ में आ गया? अब कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास एंगुलर मोशन है, कितना एंगुलर मोशन है ये पता करने के लिए हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला है L इक्वल्स टू I ओमेगा। क्या फॉर्मूला है, L इक्वल्स टू I ओमेगा। इसका वेक्टर फॉर्म भी है, जिसको ऐसा लिखा जा सकता है, L बार इज इक्वल्स टू R बार क्रॉस P बार। P बार इसमें क्या है, लीनियर मोमेंटम, L बार क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये बस फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलेज। कुछ और चीज़ें रह गई हैं, आपको बता दूं मैं। कुछ और चीज़ें इसमें क्या है, जैसे आपका है रेडियस ऑफ जायरेशन।
रेडियस ऑफ जायरेशन में आपको बता देता हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है। एक अपने पास क्या है, बॉडी है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले एक्सिस के अबाउट मान लीजिए 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को ठोक पीट के क्या करता हूँ, एक छोटा सा पार्टिकल बना देता हूँ। एक पार्टिकल मैंने बना दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, वो यही बॉडी है, इसका मास m था, तो पार्टिकल का मास भी क्या होगा m, क्योंकि इसी से बना है ये पार्टिकल, उसी को ठोक पीट के अपन ने पार्टिकल बनाया। अब मैं ट्रायल एंड एरर कर करके क्या करूँगा, इसका एक ऐसा डिस्टेंस ढूंढूंगा जिसपे ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस पे इतना ही है, तो वो जो डिस्टेंस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर आपको थ्योरी नहीं भी समझ में आ गई तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। k = √i/m क्या है, फॉर्मूला है। तो k √i/m क्या है, i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, k क्या है इसके अंदर, k है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। रेडियस ऑफ जायरेशन एक्सिस से वो पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां पर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ मास हो वो पॉइंट, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, के का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये काम की चीज़ है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपन ने देख ली। इसके बाद जो है अपने को पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक तो सिर्फ फॉर्मूलेज ही है जो अब तक मैंने आपको बताया। अब जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, वो एक तो थ्योरम्स है, दूसरा उसका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर सवाल मिलेंगे आपको, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में सवाल मिलते हैं उसके ऊपर। तो आइए इसके ऊपर अपन देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहला क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी, आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी, आपको मान लीजिए ये पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको मान लो ये पॉइंट O है, इस पॉइंट के अबाउट आपको O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी एक्सिस से पैरेलल एक ऐसा एक्सिस बनाना पड़ेगा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास है तो ये भी एक्सिस जा सकता है, लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो गिवन एक्सिस है ना, उसी के पैरेलल क्या करो, सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस बनाओ। तो अगर आपको IO निकालना है तो IO क्या होगा, IO = एक होगा ये आपका IC यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस कितना h है, तो m इंटू h का स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी बॉडी हो, उसके किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सबसे पहला काम क्या करना है, एक ऐसा एक्सिस बनाना है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, गिवन एक्सिस के पैरेलल हो। तो उसके बाद ये फॉर्मेट लगा देना है, जो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लिखो, प्लस मास लिखो बॉडी का, इंटू दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, आपको वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। दूसरा क्या है इसके बाद, दूसरा है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, अब देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये जनरल नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जनरल है, कोई भी बॉडी पे लग जाएगा किसी भी एक्सिस के अबाउट। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ एक प्लेन लैमिना पे लगता है। प्लेन लैमिना का मतलब एक ऐसी शीट जिसकी थिकनेस 0 होती है, उसको प्लेन लैमिना कहते हैं। तो एक प्लेन लैमिना है और प्लेन लैमिना के ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अपने को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसको Z बोलते हैं। तो बोलता है कि ये थ्योरम ये कहता है कि दो एक्सिस ऐसे बनाओ जो उस प्लेट के प्लेन में आ रहे हों और तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। तो अगर ये जैसे अपना वो होता है एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बना दिया मैंने। तो IX हो गया, IY हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐसे घुमाएंगे तो IX होगा, और इसके अबाउट अगर घुमाएंगे तो क्या होगा, IY होगा। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको IZ निकालना है तो क्या होगा, वो IX प्लस IY होगा। तो सबसे पहली बात, ये सिर्फ प्लेन लैमिना पे लगता है। उसके बाद ये कोई भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के नहीं देगा। ये सिर्फ कौन से एक्सिस की बात करता है कि अगर आपके पास एक प्लेन लैमिना है, उससे परपेंडिकुलर, उसके प्लेन को परपेंडिकुलर जो एक्सिस है इसके अबाउट ही अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करो, एक्सिस में आने वाले दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और दोनों को ऐड कर दो। समझ आ गया। तो स्पेसिफिक क्यों है, जनरल क्यों नहीं है, एक तो प्लेन लैमिना की बात कर रहा है, दूसरी एक स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। कोई भी जनरल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ही नहीं देता। तो ये पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया। अब इसके कुछ थोड़े से एप्लीकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग रोलिंग मोशन करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी कंपैरेटिव स्टडी करा दूंगा लीनियर मोशन से या ट्रांसलेशनल मोशन से, फिर हमारा ये सिनॉप्सिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आइए अब इसके एप्लीकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर आपको इसके एप्लीकेशंस देखने हैं तो एप्लीकेशन में सबसे पहला कुछ चीज़ें तो आपको याद रखनी है क्योंकि वो डेरिवेशन से आती हैं। तो डेरिवेशन अपने को करना नहीं है, अपने को फॉर्मूलेज याद रखने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। जब भी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बता रहे हैं तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है।
क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, एक ओरिएंटेशन ऑफ एक्स ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है अबाउट द एक्स ऑफ रोटेशन, तो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी किसी बॉडी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्ली एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सिस को बराबर से डिफाइन नहीं किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू its center and perpendicular to its length। एक रॉड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, और उस रॉड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें एक्सेस कहाँ से पास हो रहा है, उसके सेंटर से पास हो रहा है, और उसकी लेंथ को क्या है, उसकी लेंथ को परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ को क्या है, परपेंडिकुलर है, लेंथ इसका एल है। तो ये होता है आई इक्वल्स टू ml²/12, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। अब अगर यही रॉड अपन ले लेंगे और ये रॉड के बोलेंगे हम लोग कि क्या करो, ये रॉड के एक एंड पे क्या करो, एक एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके बताओ, ये ऐसे ये। तो इसके अबाउट अगर अपने को एक एंड आई ई बोल देता हूँ उसको, तो ये एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहाँ पर पैरेलल-एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल-एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस वो जो एक्सिस है उस एक्सिस के पैरेलल क्या करो, एक और एक्सिस बनाओ जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा। इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है रॉड का, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है तो आई सी, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस कितना है l/2। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, IO इक्वल्स टू IC प्लस क्या बताया था mh²। IO यहाँ पर क्या है, एंड वाला पॉइंट है, IE। IC कितना है, IC में जानता हूँ, अभी मैंने देखा ml²/12 प्लस m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है l/2, तो l/2 द होल स्क्वायर। समझ आता है, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर जाएगा IE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ml²/12 प्लस क्या हो जाएगा ml²/4 हो जाएगा ये, तो ml²/4। तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा बेसिकली 4 ml²/12, 4 1 जा 4 3 जा, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ml²/3। ऐसे इसको अप्लाई करते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था लेकिन आपको अप्लाई करना आना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये समझा दिया आपको मैंने, रॉड वाला केस हो गया। इसके बाद अब अपन क्या करते हैं, रिंग वाला केस देख लेते हैं। मैं आपको रिंग की चीज़ें बताता हूँ, उसके कुछ एप्लीकेशंस बताता हूँ, फिर डिस्क का बता देता हूँ कुछ, फिर कुछ फॉर्मूले जो डिफ़िकल्ट वाले हैं वो आपको याद करा दूंगा मैं, क्योंकि उसके डेरिवेशन नहीं करने काम के ही नहीं डेरिवेशन हमारे, ठीक है। चलो वैसे वो डेरिवेशन जो है वो CBSE और स्टेट दोनों से निकाल दिया गया है ही नहीं डेरिवेशन आपके सिलेबस में, तो घबराने का नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब क्या है इसके बाद अभी अपना है रिंग वाला केस। रॉड हो गया, तो अपन क्या करेंगे, रिंग वाले केस को देखते हैं। तो रिंग वाले केस में क्या होगा, आपको सबसे पहले इसमें 3-4 पार्ट्स करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाइए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane। उसके सेंटर से पास हो रहा हो, उसके प्लेन को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब क्या, डायग्राम बताता हूँ। ये अपने पास रिंग है, ये एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, उसके सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर IC जो है वो होता है mr² होता है बच्चों। क्या होता है IC, mr², ठीक है ना, क्लियर हो गया। A पार्ट हो गया। B पार्ट में क्या करते हैं, अबाउट डायमीटर निकालता हूँ। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब समझ जाओ क्योंकि रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब डायमीटर के अबाउट निकालते हैं। तो ये अपने पास अगर ऐसा है तो ये डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये I डायमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे I डायमीटर, आपको मैं समझाता हूँ। अपने को ये तो पता है, ये एक्सिस के अबाउट ये कौन सा है, ये तो IC है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायग्राम को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। देखिए, तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है ऐसे, ये क्या है ID, इसके अबाउट घुमाएंगे IC, सॉरी, इसके अबाउट घुमाएंगे तो क्या होगा, IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब ये जो है मैं ऐसी लाइन खींचूँ, इसको पीछे भी खींचूँ तब भी क्या होगा, I डायमीटर ही होगा ये, और यहाँ पर भी इसको खींचूँ तो ये क्या होगा, I डायमीटर ही होगा। समझ में आ गया। पीछे लेके जाऊँ डायमीटर ही बनेगा ना, वो इसको ऐसे पीछे लेके जाऊँ तो डायमीटर ही है, इसको भी ऐसे पीछे लेके जाऊँ तो ये क्या है, डायमीटर ही है। समझ में आ गया। मैंने हाफ बनाया ताकि आपको समझे। अब मैं ये थिन रिंग है तो इसको मैं प्लेन लैमिना कंसिडर कर सकता हूँ। अगर प्लेन लैमिना कंसिडर करूँगा तो प्लेन लैमिना का परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस क्या होता है, ये प्लस ये
दोनों के अपॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई सी क्या होगा, आई सी होगा आई डी प्लस आई डी। तो आई डी प्लस आई डी क्या होगा, ये हो जाएगा 2ID। तो आई डी आपको निकालना है, तो आई डी क्या होगा, आई सी बाई 2। आई सी कितना है, आई सी तो एम आर स्क्वायर है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ये डायमीटर के अबाउट आ गया। समझा, क्लियर हो गया। तो इतनी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दो और इसमें केस बताता हूँ। दो और केसेस क्या हैं, दो और केसेस है रिंग के ही हैं, एक टेंजेंट इन इट्स प्लेन और एक टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो रिंग का ही केस चल रहा है, सी TGT मतलब टेंजेंट इन इट्स प्लेन। इन इट्स प्लेन का टेंजेंट ले लेते हैं, मतलब क्या, अगर आपके पास ये अगर रिंग है तो उसी के प्लेन का टेंजेंट इमेजिन कर पा रहे हैं। अगर ये रिंग है तो ये इसकी प्लेन का टेंजेंट, और ये लेंगे तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये लेंगे तो क्या होगा, इन इट्स प्लेन हो जाएगा, इन इट्स प्लेन, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा है, तो इन इट्स प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसे एक एक्सिस बना देता हूँ जो कि इसके पैरेलल होगा, जो कि क्या है, डायमीटर वाला एक्सिस है ID, और ये क्या है, IT है, ठीक है ना। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो R ही होगा, है ना। तो अगर IT निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ID प्लस क्या हो जाएगा M, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना, R स्क्वायर। ID कितना आया, वो तो MR स्क्वायर बाई 2 आया, प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MR स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 MR स्क्वायर। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद जो है ये क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, टेंजेंट उसके प्लेन को परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने पास ऐसा है और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो IT, ठीक, सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा, IC होगा। डिस्टेंस कितना है, R ही है, तो IT ये वाला क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा IC प्लस क्या हो जाएगा MR स्क्वायर। ये कितना है अपने पास, MR स्क्वायर, और ये भी कितना है, MR स्क्वायर। तो दोनों मिला के कितना होगा, 2MR स्क्वायर। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये अपना जो है अपन ने क्या कर दिया, 4 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूँ जो कि आपको बाय हार्ट करना है, आपको याद DSA सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कैसे निकालते हैं उसको, ठीक है। चलो आ जाओ, अब डिस्क का बता देता हूँ, डिस्क का क्या है, फिर स्फीयर का क्या है, फिर मैं आपको सिलेंडर का बता देता हूँ। आइए, तो डिस्क का क्या है, अभी अपन थर्ड पे चलते हैं, डिस्क की बात कर रहे हैं। तो डिस्क वही है, कैसा है ये, टेंजेंट, टेंजेंट कह रहा हूँ, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ID क्या होता है इसमें, होता है MR स्क्वायर बाय 2। रिंग का डायमीटर वाला और डिस्क का सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, याद कर लो। रिंग का डायमीटर वाला MR स्क्वायर बाय 2 और डिस्क का सेंटर वाला MR स्क्वायर बाय 2 सेम है, याद कर लो उसको, ठीक है। रेडियस वही है R, उस हिसाब से लिखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या है, सॉलिड स्फीयर की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, एक्सिस लिख नहीं रहा हूँ लेकिन समझ जाओ, सेंटर से पास होने वाला है, यानी डायमेट्रिकल एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 MR स्क्वायर। और अगर हॉलो स्फीयर लेंगे तो क्या होगा, हॉलो स्फीयर में होता है, ये सॉलिड है, ठीक है, हॉलो स्फीयर में होता है 2/3 MR स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। हॉलो स्फीयर में ये होता है। अगर अपन सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर ये एक्सेस के अबाउट अगर मुझे निकालना है, ट्रांसवर्स एक्सेस, तो क्या होगा, I = MR स्क्वायर बाय 4 प्लस ML स्क्वायर बाय 12, ये इसका फॉर्मूला होता है। CET में डायरेक्ट एक बार सवाल आया है, ध्यान रखेंगे आप लोग उसका, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये 6th वाला भी आप इतने सारे करा दिए मैंने, इतने सफिशिएंट है। और भी फॉर्मूलेज हैं लेकिन जितने सफिशिएंट है उतने मैंने आपको बता दिए हैं, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ जाती है। अब इसके बाद जो है आगे बढ़े जाते हैं। टेक्स्ट बुक में कुछ और दिए हैं, उसको टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, क्या है वो, रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन क्या है, रोलिंग मोशन बेसिकली एक ऐसा मोशन है जिसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है। रोटेशन पूरे टायर का होगा, या अगर टायर रोटेट कर रहा है तो उसी एग्जांपल लेते हैं, रोटेशन पूरे टायर का होगा, ट्रांसलेशन मोशन उसके सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है। जो गाड़ी का टायर होता है वो क्या करता है, रोल करता हुआ जाता है, रोटेट भी करता है, ट्रांसलेट भी करता है, रोलिंग मोशन कहते हैं उसको। तो रोलिंग मोशन की जब हम लोग बात करेंगे, जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई स्फीयर है, एंगल थीटा है, ये हाइट h है, ये डिस्टेंस s है, ठीक है ना, ये ऐसे रोल करता हुआ यहाँ आता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बता देता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, गिरावट आएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी,
ठीक है ना, क्लियर हो गया। पूरा समझा देता हूँ मैं शॉर्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ m, ये क्या हो जाएगा अपने पास v स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, अब इसको, अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। अभी इसको समझो, ये एक और चीज़ आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रोल कर रहा है। रोल कर रहा है मतलब ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो दोनों काइंड की एनर्जी होनी चाहिए उसके पास। ठीक है ना, मास उसका m है, उस हिसाब से मैंने लिखा है, वेलोसिटी इसकी v है। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं v/r। क्या लिख सकते हैं, v/r। तो हाफ एम वी स्क्वायर को कुछ नहीं करना, हाफ आई को लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, और v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v/r द होल स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये अपने पास क्या है, mgh है, mgh, और ये हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर भी 1 प्लस हो जाएगा k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, m और m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा वो 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये वेलोसिटी आ गई, समझे, क्लियर हो गया। तो ये वेलोसिटी यहाँ से जब ये रोल करता हुआ आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी वेलोसिटी होगी यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2s होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मेरे पास है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2g, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s डिस्टेंस ने क्या कर दिया, ट्रैवल कर लिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब बताओ, यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा 2gh अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक आने में s डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ध्यान रखना, और ये क्या हो जाएगा 2gs हो जाएगा। तो 2g क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, नहीं ये 2as होगा, गलती होगी ना, 2as, और वहाँ पर बराबर है, हाँ वहाँ पर बराबर थे, वही एक्सेलरेशन तो निकालना है, a से नहीं गिर रहा ना वो, g से नहीं है, तो g साइन थीटा से नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2as हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 और 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा gh। तो अपने पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा a इज इक्वल्स टू, क्या मिल रहा है अपने को, a इज इक्वल्स टू gh, ये हो जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इनटू डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। a को वहीं रखा है, s को बस नीचे भेज दिया है मैंने, और h अपॉन s अगर आप करेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो ये जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ आ गया। तो तीन चीज़ें निकाल करके दे दिया, काइनेटिक एनर्जी यही होती है, समझ में आ गया। ऐसे आप लिख सकते हो उसको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रोलिंग बॉडी, वेलोसिटी अगर वो इंक्लाइन प्लेन से रोल करते हुए आएगा, और एक्सेलरेशन, तीनों चीज़ें आपको मैंने बता दी। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है। ठीक है, स्लाइड अगर ट्रांसलेट करता, ये तो रोल करता हुआ आ रहा था, तो सिर्फ जी साइन थीटा हम लोग लिखते हैं, अभी उसकी बहस में नहीं पढ़ना अपने को। चलो ये भी आपको बता दिया मैंने, रोलिंग मोशन का पार्ट। इसके बाद क्या है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिस्ट आपको मिल गई है, याद कर लीजिएगा। अगर टेक्स्ट बुक से याद किए हैं तो और बेहतर है, टेक्स्ट बुक में जितने लास्ट में दिए हुए टेबल बना के सब याद कर लीजिए उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, रोलिंग मोशन कवर करा दिया। अब मैं आपको एनालॉगस क्वांटिटीज़ बता देता हूँ, जो जैसे ट्रांसलेशन मोशन में है वैसे ही, बिल्कुल वैसी क्वांटिटी रोटेशन मोशन में भी है, वो आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ट्रांसलेशन मोशन में, तो यहाँ पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, s है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है, थीटा है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है, वैसे यहाँ पर क्या है, वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, उसका नोटेशन क्या है, ओमेगा, यहाँ पर v। जैसे यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन है, वैसे यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, नोटेशन क्या है, अल्फा। ठीक है, इधर पे क्या है, a। ठीक है, जैसे यहाँ पर मास है, सिंबल क्या है, m, वैसे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो यहाँ पर मास काम करता है ट्रांसलेशन मोशन में, वही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। ठीक है, क्लियर हो गया। जो यहाँ पर लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, L लिखता हूँ, लीनियर काइनेटिक एनर्जी सिंबल तो K ही है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर इसका फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर लीनियर वर्क डन है, या वर्क डन की बात कर लो, तो वर्क डन का यहाँ पर फॉर्मूला है एफ बार डॉट एस बार, कांस्टेंट फोर्स होगा तो, अगर कांस्टेंट टॉर्क होगा तो वर्क डन का यहाँ पर फॉर्मूला है टाओ बार डॉट थीटा बार। समझ में आ गया, बिल्कुल वैसे ही फोर्स का काउंटर पार्ट वहाँ पर क्या है, टॉर्क है। ठीक है, क्लियर हो गया।
ये आपको बता दिया मैंने। वर्क डन का और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वो चाहे लीनियर हो या रोटेशनल हो, दोनों पर एप्लीकेबल है। ये वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से ये आपको बता दिया है। जैसे यहाँ पर पावर होता है, तो लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में पावर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ बार डॉट वी बार। तो बताइए यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, पावर इज इक्वल्स टू एफ बार का क्या होगा, टाउ बार, और वी बार का क्या होगा, ओमेगा बार। समझे क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर एक साइड के फॉर्मूले याद है तो दूसरे के साइड के अपने आप लिख लोगे तुम। समझ में आ गया, उसी तरीके से हैं बिल्कुल ये। तो ये बता दिया मैंने। उसके बाद इक्वेशंस लिख देते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पर वी इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू प्लस ए टी, और ओमेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as होगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होगा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। समझे। तो जो जो सिमिलर क्वांटिटीज़ है वो आपको मैंने बता दी हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग PYQs पे जाएंगे। यहाँ पर हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स का पूरा सिनॉप्सिस कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको इसके PYQs कराऊंगा, तब तक आप लोग जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं ऐप पर, वो क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट करिए। और भी आज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि इसी जो आज का सिनॉप्सिस है उस पर बेस्ड होंगे। और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में PYQs करा दूंगा, क्योंकि सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल जो है टेक्स्ट बुक के ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ओके, थैंक यू।